हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं IAT 2022 के PYQ सॉल्यूशंस के बारे में। तो यार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, है ना। और जेई एडवांस का रिजल्ट भी आ जाया है। कुछ लोगों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, कुछ लोगों का रिलेटिवली जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे थोड़ा सा रैंक कम आ रही है, कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला गया है 20-25 नंबर। तो जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सेटबैक सा लगा है। और जो भी लोग यार अभी परेशान है, टेंशन ना लो, हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कैसे काउंसलिंग में करना है, आगे क्या करना है, ड्रॉप में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तुम लोग जो लोगों ने ड्रॉप की सोच ली है उन लोगों के लिए एडवांस के बेसिस पे डिस्काउंट है, मेरे को बस मैसेज करना पड़ेगा। और मेंस के बेसिस पे भी डिस्काउंट है। जिन्हें ड्रॉप लेना है वो बिल्कुल ड्रॉप लेने के लिए कोई टेंशन नहीं है, हम अवेलेबल हैं और हम लोग केमिस्ट्री के लिए तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने ऐप पे अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिया है 2027 के लिए। पूरा इन डेप्थ कोर्स है जिसमें हम लोग ड्रॉपर कोर्स के नाम से है, जो 11th और 12th दोनों लोगों के लिए है। और जिनमें हम लोग बात करेंगे पूरी थ्योरी की, प्रैक्टिस की, डीपीपीस की, टेस्टिंग की, सबकी जिम्मेदारी मेरी। बस मेरे ऊपर विश्वास करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तुम्हारा 11th में कोई दुख हो उसे भी कोई चिंता नहीं करनी। 11th में कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एकदम अच्छे लेवल तक चलेंगे, मतलब एडवांस प्लस लेवल तक। और इस बार ही मैं कोशिश करूंगा कि NSEC वालों के लिए भी कुछ करूं। और नेक्स्ट वाले यार तुम लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं, मैंने पेपर देखे लेकिन अभी उनके लिए फिर टाइप कराना और उन्हें वापस लाना यहाँ तक थोड़ा मुश्किल काम है। नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट वालों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो इस बार ही का टारगेट है कि NSEC वालों के लिए कुछ करें और ड्रॉपर बैच को बढ़िया से पढ़ाया जाए। तो जिन लोगों ने भी ड्रॉप लिया है या जो IIT का पेपर देने के बाद ड्रॉप लेना चाहते हैं, डू कमेंट और मेरे को टेलीग्राम कर सकते हो। और डेक्स्टर कैम की ऐप पे भी आके मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है और इसे कैसे शॉर्ट आउट करना है। बाकी हम सब लोग देख लेंगे। और हाँ यार, ये प्लीज़ मत कहना कि कोर्स महंगा है ना, कि तुमने जो भी कुछ सस्ता करके देखा ना, मान लो तो उससे वो ज़्यादा महंगा है ना। एक साल की कीमत ज़्यादा है रादर देन कुछ 2-4-5 हज़ार रुपए से, है ना। कि वो मतलब महंगा एक साल है। तो इधर उधर करने से बढ़िया है कि तुम्हें जिस पे ट्रस्ट हो, जिससे करना चाहते हो उससे कर लो। क्योंकि हम लोग तो मोबाइल खरीद लेते हैं ना 90-90 हज़ार के, और 5 हज़ार के कोर्स के लिए, 6 हज़ार कोर्स के लिए कह रहे हैं कि महंगा है ना। तो जो यूटिलिटी की चीज़ें उन पे पैसा खर्च करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलो हम लोग बात करना काफ़ी बात कर ली आज के लिए, इतनी काफ़ी है। हम लोग सवालों पे आते हैं, बाकी जिसका जैसा मन करेगा वैसे ही करेगा, मेरे कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ K4 FeCN6 एंड H2O2। तो देखो H2O2 कैसा है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 क्या है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आए दिमाग में सबसे पहले यही बात आनी चाहिए, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसमें आयरन की स्टेट +2 है। तो आयरन H2O2 से क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके K3 FeCN6 बना देगा। K3 FeCN6 बनाएगा और एक जो K बचा हुआ है वो KOH फॉर्म कर देगा। ठीक, और एक्वा सोल्यूशन में ये मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, जो नेसेंट ऑक्सीजन थी उसने किसे ऑक्सीडाइज कर दिया, उसने Fe को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया -1 से कहाँ चला गया, -2 में चला गया। तो आंसर हमारा ए आ गया। आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को जज कैसे करना है ये सीखना है। अगला सवाल कह रहा है, द कलर एस कॉम्प्लेक्स MH2O6N+। अब MH2O6N+ है बच्चा, जरा ध्यान से देखना मेरी बात, है ना। और 3D ट्रांजिशन मेटल है। तो करेक्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है। अगर हमें करेक्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो हमें क्या चाहिए, अगर कलरलेस कॉम्प्लेक्स है तो इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये बात समझ में आ रही है। ये वीक फील्ड लिगेंड है और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यानी कि हमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए और जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नहीं चाहिए। तो इन तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे तुम T2G और ऐसे करके EG को लिखने की कोशिश करोगे तो T2G कैसे लिखोगे, 1 2 3, और EG ऐसे लिखेंगे, है ना। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो 6 ऐसे रख दिए और बाकी 4 ऐसे रख दिए। तो ये जिंक का कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, ये कलरलेस आ जाएगा। तो T2G और EG4 आ जाएगा। ये T2G का कॉन्फ़िगरेशन हो गया और EG का। बाकी के लिए तुम फिल जब करोगे तो कैसे करोगे, मान लो T2G6 और EG2 लिखना है ना, तो T2G6 और EG2 लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चा, T2G6 तो इस तरह से लिखोगे और EG2 इस तरह से लिखोगे, है ना। T2G और EG6 तो इस तरह से लिखोगे। जब इस तरह से लिखोगे इसे तो क्या आएगा, इसमें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्या हमें देखना क्या है कि अगर 3D ट्रांजिशन सीरीज और कलरलेस कॉम्प्लेक्स आ रहा तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होना चाहिए, या तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए या फिर
ऐसा हो कि कलर ना हो, है ना। तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ C60 फुलरीन। अब जो C60 फुलरीन है यार, इसमें 12 फाइव मेंबर ड्रिंक्स होती हैं, ये तो हम लोगों ने याद करा है। 12 फाइव मेंबर ड्रिंक्स हैं जो किसके साथ फ्यूज हैं, 26 मेंबर रिंग्स के साथ। ठीक है। अब इसमें इसमें एक डाउट होता है कि जो 5 मेंबर के रिंग है वो 6 मेंबर के साथ तो कनेक्टेड हैं, ये बात सही है। इन्हें हम ऐसी रिंग्स को कहते हैं आइसोलेटेड रिंग्स कहते हैं। लेकिन जो 6 मेंबर की रिंग होती है वो 5 मेंबर रिंग के साथ भी कनेक्ट होती है और 6 मेंबर के साथ भी एक एज अपनी शेयर कर रही होती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि 5 मेंबर वाली 6 मेंबर से कनेक्टेड है और 6 मेंबर वाली 5 से, ऐसा नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, ये पेपर में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द फर्स्ट टू फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गिवन बिलो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से, तो वी विल चेक फॉर सडन जंप, वी विल चेक फॉर सडन जंप इन आईपी। ठीक, आईपीज में सडन जंप चेक करो, तो अगर हम एक्स के लिए चेक करें तो 6 से 18 हुई, 18 से 24 हुई, 24 से सडनली 120 हो गई, 18 28 हुई, 28 से 120 हो गई। तो यहाँ पे सडन जंप आया, यानी कि इसमें कितने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो। और इसके लिए देखो 8 16 32 है, तो आसानी से हुई। 32 के बाद 45 भी ठीक है, 33 के बाद 45 भी ठीक है, और 45 से सीधे 166 हो गई, तो यहाँ पे सडन जंप आया। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। बोलो भाई, सडन जंप जहाँ पे आया उतने ही, जिस आईपी के बाद सडन जंप आ रहा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, आंसर हम ए लिख देंगे। ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन शोन इन द फिगर गिवन बिलो। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो हमसे कह रहा है कि अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो वेव फंक्शन वर्सेस रेडियस का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखोगे तो ये एक बार जीरो के नीचे गया, यानी कि 1 नोड आ रहा है इसमें। ठीक है, 1 नोड आ रहा, तो बेसिकली अगर तुमने थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो ये 2s का ग्राफ बना हुआ है। 2s का ग्राफ बना हुआ है, तो अगर देखो तो इसमें 0 नोड आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई फंक्शन कट ही नहीं कर रहा है। इसमें भी कितने आएंगे, 0 नोड आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आएंगे, 2 नोड आएंगे। तो एक नोड इसी में आएगा, और एक नोड कहाँ पे आएगा, 1 नोड आएगा। वो कहाँ पे आएगा, जब ये 2 माइनस आर बाई ए नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो आर इक्वल टू 2 ए नॉट पे इसका नोड आ जाएगा। तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये फंक्शन भी काफी लोगों को तो याद ही होगा। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो एरोमेटिक कौन सा है, ये है पिरिडीन। पिरिडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये एरोमेटिक आ गया यहाँ से, तो एम एरोमेटिक हो गया। एन में भी देखो ये पॉजिटिव चार्ज तो रेजोनेंस करेगा नहीं, ये लगातार घूमते रहेंगे, तो एम एन दोनों हो गए। अब ओ में ये है पायरोल है, पायरोल भी एरोमेटिक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए, तो ये पायरोल है, पायरोल भी एरोमेटिक है। और इसमें ये रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसे यहाँ घुमाओगे ये इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि नॉट कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो इसे एंटी एरोमेटिक भी मत कहना भाई, ये नॉन एरोमेटिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसमें, नाइट्रोजन sp3 हो गया, और नाइट्रोजन के sp3 होने की वजह से क्या हुआ कि ये नॉन एरोमेटिक हो गया। इसे एंटी एरोमेटिक भी कहने की गलती नहीं करेंगे, नॉन एरोमेटिक हो गया ये। तो आंसर आ गया एम एन और ओ आ गया। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एराइल ब्रोमाइड्स। एराइल ब्रोमाइड्स कौन से हैं, एराइल ब्रोमाइड वो होंगे जिसमें ब्रोमीन का लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो एम ओ एन हो गया, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें देखो इसमें भी लोन पे रेजोनेंस कर पा रहा है। तो आंसर क्या आ गया, ए और एन और पी आ गया। सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से हो पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि बेंजामाइड is treated with Br2 water, Br2 NaOH to form compound X, which when treated with NaNO2 HCl at 0 to 5 degree centigrade gives Y. Y is immediately treated with इथेनॉल टू गिव जेड, जेड इज, तो ये तो सिंपल सवाल है। देखो भाई, बेंजामाइड है तो बेंजामाइड बना लिया CONH2, और इसकी रिएक्शन जब कराई हम लोगों ने, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई, Br2 और NaOH के साथ कराई।
Br2NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, Br2NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। तो ये एनिलीन बन गया। ये कौन सी रिएक्शन हुई, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हुई, बोलो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हुई। फिर इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से करा दी, तो इससे N2+ और Cl- बन गया। फिर इसकी रिएक्शन जब H3PO4 से कराई, इथेनॉल से कराई, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब इथेनॉल से होती है तो क्या बनता है, इससे बन जाती है बेंजीन, प्रोड्यूस हो जाता है। और ये क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इसका नाम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो आंसर ए आ गया। अगला देख लो भाई। अगला कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट MN&OR। तो पहली रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन क्या कह रहा है, फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई पहले NaOH से, जब NaOH से रिएक्शन कराई तो फिनॉक्साइड बन गया। फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब MEI से कराई तो इसने इस पर अटैक किया, ये निकल गया और ये बन गया क्या, यहाँ पे आके ये बन गया OMe। अब OMe उसके बाद कराई है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये क्या है, CH3COCl और AlCl3 से क्या होती है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा OCH3, यहाँ पे आ गया COCH3। और जब NaOCl से कराएंगे, NaOCl का मतलब क्या है, Cl2NaOH है, तो इसका मतलब है कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन करा रहा है। तो CH3CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CO- में। तो यहाँ पे आ जाएगा OCH3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा COONA। तो ये अपना आ गया क्या, ये यहाँ पे आ गया M, ये आ गया N और ये आ गया O। तो आंसर ये आ गया। ठीक है, आंसर तो ए ही गिवन है सारे, लेकिन तुम्हें सवाल को लगाना अच्छे से आना चाहिए। होपफुली तुम लगा पा रहे होगे और देख के आंसर निकाल पा रहे होगे। बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी ने अगर एक मौका दिया है तो मेक इट काउंट, है ना। डोंट वरी अबाउट इट। मेहनत करनी पड़ेगी यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट पी क्या है फॉलोइंग रिएक्शन में, ये हमारे पास रिएजेंट है। सॉरी, एक ज़्यादा बना दिया कार्बन हमने, इसे ऐसे ही बना लेते हैं, सही रहेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इसमें जब HBr की रिएक्शन कराई तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा और फिर Br- इस पे अटैक कर देगा, कर देगा। तो Br- जब अटैक करेगा इस पे, तो यहाँ पे CHBr आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें परेशानी दिक्कत मुश्किल नहीं आनी चाहिए। कराया एन एक्वा सोल्यूशन कंटेन्स 1 molar of X2 plus and 0.001 molar of Y2 plus ions at 25 degree centigrade. X2 plus and Y2 ions do not interact with each other. बढ़िया बात है, आइडियल सोल्यूशन तरह नहीं डील कर सकते। दिस सोल्यूशन इज पुट इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल and the voltage is gradually increased till the current begins to flow through the cell। ठीक है, the voltage is maintained at this point and deposit is observed on cathode। तो हमें कैथोड पे दिखाना है कि कौन कितना हुआ। तो अगर हम ध्यान देखें तो E0 सेल हमें गिवन है और इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में और ये लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो हम जानते हैं रिडक्शन उसका पहले होगा जो हाई कंसेंट्रेशन का होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा कम। अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल होगा ज्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल Y2+ का ज्यादा है, लेकिन हम E0 की बात नहीं करनी, हमें ई सेल की बात करनी, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं देखना है। तो हम ई सेल ऑफ X2+2x निकाल लो। तो ये हो जाएगा E0 X2+2x माइनस 0.06 ले लें डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ
1/1 क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हमें 1 ही गिवन है यहाँ पे। तो ई सेल की वैल्यू जो आ गई वो इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ही दिया था, तो ई नॉट सेल की वैल्यू के बराबर आ गई, यानी कि आ गई 0.35 वोल्ट। अब ई नॉट ई सेल ऑफ Y2 प्लस ई सेल ऑफ Y2 प्लस 2Y निकालेंगे तो यह जाएगा ई नॉट ऑफ Y2 प्लस 2Y माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 1/001। ठीक, तो ये आ गया 1000 ऊपर आ गया, तो ये आ गया ई नॉट किसकी वैल्यू दी है कितनी 0.4 माइनस 0.03 इंटू लॉग वैल्यू आ गई 3, तो ये आ गया माइनस प्लस का 0.31 वोल्ट आ गया। तो अगर तुम देखोगे ई सेल के लिए वैल्यू देखोगे तो ई सेल X2 का ज़्यादा है, यानी कि X का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा है, तो केवल X का ही रिडक्शन हो पाएगा, बाकी रिड्यूस नहीं होगा। परसेंटेज वाला तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बाकी बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे हम परसेंटेज को जज नहीं कर पाएंगे। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगले सवाल पे चल सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, गैस रिएक्शन क्या दे रखी है हमें, रिएक्शन क्या दे रखी है हमें। तो इसमें कह रहा है कि ए गैस है प्लस ट्वाइस बी गैस है, रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस सी गैस प्लस 3D गैस, ये हो गया। और अगर हमें केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी विल बी इक्वल्स टू 2 + 3 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि 3, यानी कि 2 आ गया। और केपी इक्वल्स टू होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, तो केपी अपॉन केसी यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, आर टी की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि केपी अपॉन केसी जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी स्क्वायर के। तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है ना, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा तो आंसर ए आ जाएगा आसानी से। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि द वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर द रियल गैस इज दिस, द व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। अब डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो ये सारी यूनिट किसकी है, ये प्रेशर की होगी और ये होंगी वॉल्यूम की। तो P plus A by V square have to be unit of pressure, यानी कि A upon V square is also a unit of pressure, is also having units of pressure। सही बात है, बोलो। अब प्रेशर की अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिख सकते हैं एम एल, क्या होता है एम ए होता है, तो एल टी माइनस 2 लिख दें, डिवाइडेड बाई एरिया को एल स्क्वायर लिख दें, तो ये हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इससे तो मैं ये भी पता लग रहा होगा मेरे को थोड़ी सी फिजिक्स भी आ रही है ना। तो ये आ गया प्रेशर की यूनिट। अब ए अपॉन वी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम एल माइनस टी माइनस 2, और वी की वैल्यू हो गई कितनी, वी स्क्वायर सॉरी, तो ए की वैल्यू हो गई एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और वी को लिख दें एल क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये हो गई एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2, तो ये एक ही यूनिट आ गई। और v माइनस v हैज टू हैव डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। तो बी वी होगी किसकी, वॉल्यूम की यूनिट होगी, यानी कि क्या होगी, एल क्यूब होगी। बी की डायमेंशन क्या होगी, एल क्यूब। तो ए अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन की वैल्यू आ जाएगी एम एल की पावर 5 टी माइनस 2 अपॉन एल क्यूब, तो इससे आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है ना, आराम से लग पाया सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, 2 ग्राम ऑफ नेप्थलिक एसिड dissolved in 200 ml 20 ml of benzene has a depression and freezing point of 2 Kelvin. The benzene, the freezing point of depression constant is 5 और डेंसिटी दी हुई है। तो मास ऑफ बेंजीन निकाल लो, मास ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू 20 ml है इंटू डेंसिटी दी है 0.88, तो ये आ जाएगा कितना, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 1.6 सॉरी 17.6 आ गया जी। तो मोलैलिटी निकाल लेंगे और हम डेल्टा टी एफ को डायरेक्टली लिख दें क्या, आई इंटू के एफ इंटू एम। टी एफ की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू आई हो गई, के एफ की वैल्यू 5 हो गई, और एम की वैल्यू हो गई 2 ग्राम है अपॉन 172 इसका मोलर मास है, और इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 7 पॉइंट
17.6, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई 172 इंटू 7.6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1000। तो इसे जब डिवाइड कर दोगे तो 0.605 आ जाएगा एग्जैक्ट प्रिसाइजली, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट सबसे कम किसका आएगा, फ्लोरीन का, जो पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं, इसका तो जीरो आ जाएगा। तो इसका जीरो आ गया, यहाँ पे इसका जीरो आ गया, यहाँ पे इसका जीरो आ गया और यहाँ पे इसका जीरो आ गया, तो ये तीन तो गलत हो गया, तो ऊपर वाला ही सही होगा। और ऑर्थो पैरा मेटा में पैरा का सबसे कम, फिर मेटा का, फिर ऑर्थो का, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सवाल भी 15 डिस्कस कर लिए। होपफुली तुम्हें मजा आया होगा। और यार अपने जूनियर्स को कम से कम जरूर बताओ कि कोर्स आ रहा है और केमिस्ट्री के बिना इस बारी सरवाइव करना अब मुश्किल होगा, बहुत मेहनत लगेगी, कट ऑफ ऊपर जा रहा है तो तुम्हें लेवल ऑफ टीचिंग भी अब बढ़ेगा। ठीक है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।